विल बी स्टार्टिंग द रिविजन ऑफ डी टी में सबसे पहले अपने रिवाइज करेंगे अपना असेसमेंट प्रोसीजर्स का। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अपना फाइलिंग ऑफ रिटर्न किसको किसको नेसेसरी रहता है। अपना फर्म रहेगा, फर्म को ऑल टाइम करना पड़ेगा। कंपनी रहेगी, कंपनी को ऑल टाइम करना पड़ेगा रिटर्न फाइल, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट आता है एनी अदर पर्सन, इन दोनों के अलावा जो भी अपने लोग रह गए उन लोगों के लिए अपने को फाइल करने के लिए क्या रहता है। सबसे पहला चक्कर रहेगा इसमें पर्सन हु होल्ड्स बेनिफिशियल ओनर। सबसे पहला हो गया बेनिफिशियल ओनर, होल्ड्स पहला हो गया बेनिफिशियल ओनर, दूसरा हो गया बेनिफिशियरी, ठीक है। बेनिफिशियल ओनर एंड बेनिफिशियरी दोनों को करना पड़ता है। बेनिफिशियल ओनर हो गया अपना रियल ओनर जिसके नाम पे हो ना हो बट वो एक्चुअल में ओनर है, एंड बेनिफिशियरी मतलब फेस या फिर जो नेम ओनर है जिसके नाम पे एक्चुअल में है। तो इन दोनों को रिटर्न फाइल करना पड़ता है। लेकिन इसमें एक तो एक्सेप्शन दिया है, एक रिलैक्सेशन दिया है। किसको? बेनिफिशियरी को एक रिलैक्सेशन दिया है। बेनिफिशियरी को ये रिलैक्सेशन दिया है कि अगर बेनिफिशियरी का इनकम कहीं दूसरे जो एक्चुअल में बेनिफिशियल ओनर है उसके इनकम में क्लब हो जा रहा है, बेनिफिशियरी के नाम पे कोई एसेट है उससे कोई इनकम आ रहा है, उसका इनकम अगर क्लब हो जा रहा है बेनिफिशियल ओनर के नाम पे और बेनिफिशियल ओनर या फिर कोई और पर्सन उसके ऊपर टैक्स दे दे रहा है, तो फिर बेनिफिशियरी को अपना रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा अनलेस वो अदरवाइज रिक्वायर्ड है। कोई और चक्कर में उसका अगर आ जा रहा है रिटर्न फाइल करने का लाइबिलिटी तो उसको करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको नहीं करना पड़ेगा। देखो इन तीनों का एक तो अपना एग्जाम्पल देते थे सर। इसमें सबसे पहले वाला एग्जाम्पल क्या था? हाँ, तो देखो ये है अपना बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी क्या कर रहा है? बेनिफिशियरी मिस्टर ए है जो कि ROR है। ROR अपना एक बेनिफिशियरी है। वो क्या कर रहा है? हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू अपना पैसा 1 करोड़ का ट्रांसफ़र कर दिया है। कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया? मिस्टर बी को, जो कि NR है। अब वो बी कहाँ पे? बाहर में, इंडिया के। वो क्या करता है मिस्टर बी क्रिएट्स अ ट्रस्ट। किसके नाम पे ट्रस्ट करता है? मिस्टर ए के नाम पे ट्रस्ट करता है, क्रिएट, एंड जिसका सोल बेनिफिशियरी इज मिस्टर ए। तो मतलब ए ने बी को पैसा दिया और फिर बी ने उसके हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू ए ने बाहर दिया। ए अपना ROR है, ठीक है। उसने बी को दिया, बी ने हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू बी को हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू दिया एंड बी ने उसको इंडिया के बाहर भेज दिया, ठीक है। ट्रस्ट क्रिएट कर दिया। अब सॉरी, बी इंडिया के बाहर ही है एंड उसको बी ने उस पर ट्रस्ट, उस पैसे से ट्रस्ट क्रिएट कर दिया और ट्रस्ट का सोल बेनिफिशियरी ए को कर दिया। अब क्या होगा? देयरफॉर मिस्टर ए हैज़ टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट इन ROI। या ये वाला ये केस हो गया जिसमें ए को डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपना इनकम इन द ROI। नाउ नेक्स्ट अपना आता है बेनिफिशियल ओनर वाला चक्कर। बेनिफिशियल ओनर में क्या है? धर्मवीर बोल के एक आदमी है, वो गिफ्ट दे रहा है किसको? KP को, ठीक है। अब इसमें क्या गिफ्ट दे रहा है वो? एग्रीकल्चरल लैंड, जो कि रूरल एरिया में, रूरल एरिया वाला एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट। तो ये वाला कैपिटल लैंड ये KP को गिफ्ट किया। अब धर्मवीर जो गिफ्ट किया था वही धर्मवीर को क्या हो रहा है? इज अ परमानेंट रेजिडेंट बट ही बाइज होम इन हिज ओन नेम। ही बाइज होम इन हिज ओन नेम। धर्मवीर जो गिफ्ट किया था वो अपने नाम पे होम बाई किया है, ठीक है। एंड उसका पावर ऑफ अटर्नी क्या करता है? पावर ऑफ अटर्नी परमानेंटली दे देता है। किसको दे देता है पावर ऑफ अटर्नी? परमानेंटली KP को दे देता है या उसकी मदर को देता है, ऐसा कुछ था। तो उस केस में क्या हो जाता है? एक्चुअल में तो वो एक तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये इसको लैंड दिया, उसके बदले में मतलब देखो धर्मवीर दे नहीं रहा था, धर्मवीर को मिला है यहाँ पे। ये यहाँ से ऐसे आ रहा है ट्रांजैक्शन, ठीक है। KP ने दिया है धर्मवीर को, ठीक है। तो धर्मवीर को यहाँ पे तो एग्रीकल्चरल लैंड मिल गया रूरल एरिया में, दैट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। और ये यहाँ पे क्या किया? एक तो हाउस बिल्ड किया है, हाउस बिल्ड करके उसका पावर ऑफ अटर्नी जो है वो दे दिया है KP को या उसकी मदर को या जो भी, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है? अल्टीमेटली तो ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हो गया। तो इसमें क्या होता है? आफ्टर 10 ईयर्स, इस डीड में ये भी था कि आफ्टर 10 ईयर्स वो डीड ट्रांसफर हो जाएगा KP को, ठीक है ना। KP क्या करेगा? KP इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द हाउस। तो बेनिफिशियल ओनर होने से उसको अपना ROI में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो बेनिफिशियल ओनर का ये वाला केस हो गया और पहला वाला जो देखे थे अपने वो बेनिफिशियरी का था। तीसरा अपना जो एक्सेप्शन है, ये वाला जो एक्सेप्शन यहाँ पे बताया है ये कि अगर बेनिफिशियरी का जो एसेट है वो कहीं और में ऑलरेडी आ रहा है तो फिर बेनिफिशियरी को दरकार नहीं है। तो ये वाला में क्या था कि जैसे सपोज करो ये एग्जांपल है इसमें, जैसे मिस्टर ए है, मिस्टर ए मिसेस ए है, मिसेस ए के नाम पे एक ठो परचेज करके गिफ्ट गिफ्ट कर दिया एक ठो हाउस इन सिंगापुर, ठीक है। अब वो हाउस पे क्या हो रहा है? इनकम आ रहा है। वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अपना सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग क्लब हो जाता है मिस्टर ए के हाथ में, क्योंकि वो मिसेस ए के नाम पे है बट वो एक्चुअल में इनकम आया है मिस्टर ए का। तो वो क्लब अगर हो गया तो मिसेस ए जो रहेगा, मिसेस ए अपनी कौन होगी यहाँ पे? बेनिफिशियल ओनर हो गया, ठीक है। बेनिफिशियरी मिसेस ए इज अ बेनिफिशियरी और ये अपना बेनिफिशियल ओनर हो गया। तो बेनिफिशियल ओनर के हाथ में ऑलरेडी अपने टैक्स हो गया, तो फिर अपने बेनिफिशियरी को एग्जाम्पशन मिला है यहाँ पे। देखो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि बेनिफिशियरी के हाथ में अपने एग्जाम्प्ट है ये वाला एग्जाम्पशन, ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। बेनिफिशियल ओनर वाला हो गया, फिर यहाँ पे बताया है डिस्क्लोज द, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या आता है? 6th प्रोविजन टू सेक्शन 139। ये नया इस बार अमेंडमेंट आया है, इसमें नया नहीं आया बट अमेंडमेंट आया है। इसमें क्या है? पहले अभी तक क्या होता था कि अपने ये सारे सेक्शन 6A चैप्टर 6A के अपने क्या करते थे? बाद में जो इनकम रहता था ना,
उसके ऊपर करते थे एडजस्टमेंट। अगर खाली 6A के बाद वाला 6A के पहले जो भी इनकम रहता था उसके ऊपर अपने देखते थे कि अपना लिमिट एक्सीड हो रहा है कि नहीं, बट अपना 54 के जो ये सारे एग्जाम्पशन है ये सारे इंक्लूडेड नहीं थे उस पर, तो अब अपने वो भी इंक्लूड कर दिया 54, 54B, 54D, 54E, मतलब ये सारे जो इनकम है ना इनके पहले हम लोग को देखना पड़ेगा। बट इसमें एक चीज़ ये लोग नहीं इंक्लूड किया, दैट इज़ 54EE। तो 54EE वाला जो इनकम है इसको हम लोग हटाने के बाद, जैसे ये वाला केस है यहाँ पे, इसमें क्या बता रहा है LTCG अपना 50-50 आ गया, और फिर 54E में अपना आ रहा है 54E का इस केस में अपना एग्जाम डिडक्शन है तो अपना लेस कर दिया, 54E नील आ गया। तो अपने को इसमें क्या है मैंडेटरी है, क्योंकि 54E के पहले वाला जो इनकम है हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे 54EE जो है ये EC था, सॉरी ये EE है, EE अपने यहाँ पे इंक्लूड नहीं है 139(1) में, तो अपने EE का जो डिडक्शन है उसके बाद वाला इनकम को कंसिडर करेंगे। तो इसमें नील आ रहा है तो अपना मैंडेटरी नहीं है रिटर्न फाइल करना, वो 2.5 लाख वाला लिमिट देखने के लिए ये वाला कंसिडर होता है, ठीक है। अब इसके बाद अपने देख रहे हैं सेवन्थ प्रोविजन में क्या होता है, फर्म एंड ये बाकियों के लिए है क्या है। इसमें सबसे पहले तो बैंकिंग कंपनी में कोई भी एक पर्टिकुलर बैंक में, एक बैंक, वन बैंक, ठीक है, या फिर वन कोऑपरेटिव बैंक में वो क्या कर रहे हैं, ग्रेटर देन 1 करोड़ रुपया जमा कर रहे हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। चाहे मल्टीपल अकाउंट्स हो, मोर देन वन और मोर करंट अकाउंट्स उसका ज़्यादा हो सकता है, बट अपना बैंक एक ही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक अपना रहा है फॉरेन ट्रैवल में कर रहा है, फॉरेन ट्रैवल के लिए खर्चा कर रहा है ग्रेटर देन 2 लाख रुपीज़, तो उसका रिटर्न फाइल करना उसको कंपलसरी। एंड अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए पेमेंट किया ग्रेटर देन 1 लाख रुपये तो उसको करना पड़ेगा। 3 तो अपना बढ़ गया है रिटर्न फाइलिंग का ऑब्लिगेशन 3 केसेस में। क्या क्या है अपना, सबसे पहला अपना अगर डिपॉजिट किया बैंक में ग्रेटर देन 1 करोड़, अगर अपना एक ही पर्टिकुलर बैंक में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया ग्रेटर देन 1 लाख, एंड अगर अपना फॉरेन ट्रैवल के लिए यूज़ कर रहा है खर्चा किया ग्रेटर देन 2 लाख। अब चैरिटेबल ट्रस्ट है 139(4)A, इसको रिटर्न फाइल करना जरूरी है, अगर नहीं करेगा तो 11-12 का एग्जाम्पशन इसका चले जाएगा। उसके साथ साथ 11-12 तो गया ही गया, उसके साथ साथ पेनल्टी 100 रुपीज़ पर डे जब तक का डिफॉल्ट है उसका, जितना डिले हो रहा है। एंड एक और आ गया 234F का अपना फीस रहता है 5,000 या फिर 10,000, ठीक है, ये वाला फीस लगेगा। फिर अपना 139(4)B अपना पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए रहता है, इनको भी एग्जाम्पशन जो मिलता है 13A वाला वो विड्रॉ हो जाएगा अगर वो लोग टाइमली रिटर्न फाइल नहीं किए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक चीज़ है, देखो ध्यान रखना, पॉलिटिकल पार्टीज़ में 100 रुपीज़ वाला पेनल्टी नहीं लगता है, ठीक है ना। 100 रुपीज़ वाला पेनल्टी खाली चैरिटेबल ट्रस्ट में लगा 139(4)A एंड 139(4)C एंड 4A। 4C में अपना कौन सा था, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे आते हैं, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, कोर सेटलमेंट गारंटी फंड, और फिर यहाँ पे अपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, और ये सब आगे सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो इन सब में अपना 100 रुपीज़ का पेनल्टी भी लगता है, 234F भी लगता है, ठीक है। एंड अपना जो इन लोग का इन लोग को कुछ ऐसा एग्जाम्पशन है, विड्रॉ नहीं होता, अगर ये लोग लेट फी फाइल किया तो भी इन लोग को एग्जाम्पशन मिलेगा। अच्छा, फिर अपना क्या होता है 39(4)D अपना हो गया। फिर इसमें यूनिवर्सिटी वगैरह को भी बोला गया कि इफ़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न इन एनी अदर प्रोविजन, तो इस प्रोविजन में इन लोग को फाइल करना कंपलसरी है रिटर्न। बिजनेस ट्रस्ट हो गया, बिजनेस ट्रस्ट को भी फाइल करना कंपलसरी है, जितना भी उसका इनकम हो इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। फिर इन्वेस्टमेंट फंड अंडर 115UB, इन्वेस्टमेंट फंड 115UB में अच्छा खासा अमेंडमेंट आया था लास्ट टाइम, तो वो वाला को कंपलसरी है, क्योंकि क्या होता है उसका इनकम वो कुछ एक असेसी के हाथ में होता है, टैक्स असेसी मतलब इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में होगा, कुछ एक उसके यूनिट होल्डर्स के हाथ में होगा, तो अकॉर्डिंगली उसमें अमेंडमेंट आया। ये इस बार का सबसे बड़ा अमेंडमेंट है, 31 अक्टूबर कर दिया गया है, 30 सितंबर से चेंज करके। एंड इसमें सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये आया, वर्किंग पार्टनर हट गया है अपने, मतलब सारे पार्टनर जो भी अपने ऑडिट फर्म है, फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है जिसको ऑडिट कराना कंपलसरी है, उसके सारे पार्टनर्स वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, उन सबका ड्यू डेट हो जाएगा 31 अक्टूबर। पहले था क्या, खाली वर्किंग पार्टनर्स का 30 सितंबर था, मतलब 31 अक्टूबर पकड़ के चलो 31 अक्टूबर था, बट अब हो गया सारे वर्किंग या नॉन वर्किंग, ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग वाला बंदा का 30 नवंबर तो है ही, पता है ये सबको। फिर अपना अदर्स बाकी सारे अपने लोग जो बच गए 31 जुलाई 2000 जो भी है अपना असेसमेंट ईयर का, ठीक है। 234F में अपना क्या फीस लगता है, 5,000 लगेगा अगर 31 दिसंबर तक हम लोग कर रहे हैं, 31 दिसंबर की भी बात कर रहे हैं, अप टू कब तक कर सकते हैं, 31 मार्च तक कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ तक कर रहे हैं तो अपना 10,000 रुपीज़ लग रहा है, ठीक है। ये अपना रिटर्न में डिले फाइलिंग के लिए फीस होता है, ये फीस ध्यान रखना, दिस इज़ फीस, दिस इज़ नॉट इंटरेस्ट या पेनल्टी, कुछ भी फीस है ये, ठीक है। नाउ however if the total income of the person does not exceed 5 lakh, टोटल इनकम अगर एक्सीड ही नहीं होता है 5 लाख, द फी पेबल बाय अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट एक्सीड ₹1,000। मतलब 3 हो गया अपना, एक तो 1,000 या फिर अपना 5,000 या फिर अपना 10,000, ठीक है। 3 तो अपना इस पर पेनल्टी है, 1,000, 5,000, 10,000। अगर 5 लाख से भी कम है, 5 लाख से भी कम है अगर इनकम, तो फिर उसका 1,000 ही लगेगा लेट फी का फाइलिंग, ठीक है। 272A अपना पेनल्टी है, ये 100 रुपीज़ पर डे का रिटर्न। ये खाली दो था, 4A 4C। कौन कौन सा था अपना, चैरिटेबल ट्रस्ट वाला था, और एक तो अपना पॉलिटिकल नहीं था, एक तो अपना वो अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वगैरह, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी नहीं, वो 1047 वाला जो था, और बहुत सारे जो आते थे उसमें से, वो 4C 139 4C, ठीक है, ये दो था। फिर अपना नेक्स्ट आता है अपना 139(3).
3 इसमें क्या था, अच्छा लॉस रिटर्न के चक्कर में क्या है, देखो पीजीबीपी का लॉस अपने कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, कैपिटल गेंस का कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, हाउस अगर डिले रिटर्न हो रहा है, हाउस प्रॉपर्टी का अपना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अपना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अपना आरओआई अगर अपना लॉसेस अपना सेट ऑफ तो हो ही सकता है, ये कैरी फॉरवर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कैरी फॉरवर्ड का बात हो रहा है, यहाँ भी कैरी फॉरवर्ड, ये भी कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, यहाँ पे सेट ऑफ अब जो है वो अपना अलाउड रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस 35 AD है, ये भी अपना कैरी फॉरवर्ड तभी होगा जब अपना आरओआई अपना डिले ड्यू डेट पे अपना या फिर उसके पहले फाइल हुआ है। फिर अपना सीबीडीटी सर्कुलर के हिसाब से आरओआई अगर अपना डिले होकर फाइल हुआ है, फिर भी अगर लॉस है तो लॉस को हम लोग अलाउ कर सकते हैं, मतलब रिटर्न उसका एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिले जो रिटर्न हुआ है फाइल उसको भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो उसके लिए उसको कॉन्डोनेशन लेना पड़ेगा, मतलब कोई जेन्युइन उसके पास रीज़न था तो उसके जेन्युइन हार्डशिप ये रहा, देखो जेन्युइन हार्डशिप ये रहा, तो उसके हिसाब से कॉन्डोन करा लेगा, वो किससे कराएगा, सीआईटी से कराएगा, अगर 10 लाख तक का है उसका रिटर्न लॉस, देखो लॉस है और लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं करवा पाते हैं डिले होने से, तो वो चीज़ उसको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर उसका लॉस है अप टू रुपीज़ 10 लाख, अप टू लेस देन इक्वल टू 10 लाख, तो वो सीआईटी के पास जाएगा, चीफ सीआईटी के पास जाएगा। अगर ग्रेटर देन 10 लाख है, लेस देन इक्वल टू 50 लाख, ग्रेटर देन 10 लाख लेस देन इक्वल टू 50 लाख, तो चीफ सीआईटी के पास जा रहे हैं अगर अप टू 10 लाख है, एंड सीबीडीटी के पास जाएगा अगर ग्रेटर देन 50 लाख हो गया, ग्रेटर देन 50 लाख हो गया तो सीबीडीटी के पास जाएगा, ठीक है। सीआईटी चीफ सीआईटी सीबीडीटी, सीआईटी चीफ सीआईटी सीबीडीटी 10 लाख अप टू 10 लाख, ग्रेटर देन 10 लाख अप टू 50 लाख, ग्रेटर देन 50 लाख, ये तीन अपना लिमिट्स हो गया, ठीक है। अच्छा यही सेम बात अपना क्या है रिफंड के लिए भी है, ये खाली अपना लॉस के लिए नहीं है। देखो यहाँ तो हम लोग लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा था, बट अगर कोई केस में हमारा लॉस है इस साल और हमारा टीडीएस वगैरह कट गया या एडवांस टैक्स पे कर दिया, तो हम लोग को रिफंड का भी सेम केस में सेम लिमिट्स अप्लाई करेगा उसके लिए। अच्छा कॉन्डोनेशन का हम लोग कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्डोनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं 6 ईयर्स तक फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, जो भी असेसमेंट ईयर है उसके एंड से हम लोग 6 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, एंड उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ, उसका डिपॉजिट करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ। और कॉन्डोनेशन एप्लीकेशन शुड बी डिपॉजिट डिस्पोज्ड है, सॉरी मैं गलत पढ़ लिया, डिस्पोज्ड शुड बी डिस्पोज्ड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ, 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ, मतलब डिस्पोज मतलब वो जाएगा डिपार्टमेंट पास, डिपार्टमेंट को जब से मिला है व्हेन द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, देखो यहाँ पे देखो रिसीव्ड, तो वहाँ से लेके 6 मंथ्स के अंदर अंदर डिपार्टमेंट को उसको डिस्पोज करना है, ठीक है। सॉरी हाँ 6 मंथ्स एंड 6 ईयर्स तक का टाइम लिमिट है अपने को फाइल करने के लिए उसके लिए। अच्छा अब क्या है बिलेटेड रिटर्न का क्या है, कब तक हो सकता है, बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर या फिर अपना कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, ये ध्यान रखना कभी एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, अपने खाली लिख देंगे रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, प्रैक्टिस से यही आदत है, ठीक है। अच्छा देखो ओमिशन या फिर रॉन्ग स्टेटमेंट वेर इन रिवाइज रिटर्न, हाँ जितनी बार भी रिवाइज कर लो कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज करोगे तो अपना ओरिजिनल जो रिटर्न था वही वाला ड्यू डेट माना जाएगा रिवाइज रिटर्न का भी, ठीक है। अब क्या हो रहा है नेक्स्ट हाँ, रिटर्न शैल बी कंसिडर्ड एज डिफेक्टिव। अब डिफेक्टिव रिटर्न कब होता है, जब अपने प्रिस्क्राइब फॉर्म गलत कर दिए, फॉर्म ITR 1 लगाना था चाहे 2 लगाना था चाहे 3 लगता था उस एसएससी पे, वो दूसरा कोई फॉर्म लगा दिया तो अपना रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 44 AB में उसको करना था फाइल बट नहीं किया, या फिर वो अपना उसमें कुछ एरर कर दिया तो डिफेक्टिव रिटर्न हो गया, ये अगर नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है, ठीक है ना, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, टैक्स ऑडिट अगर उस पर एप्लीकेबल है तो 44 AB का टैक्स ऑडिट रिपोर्ट उसको होना पड़ेगा, ठीक है। फिर ऑडिट ऑफ ऑडिटेड P&L का एक तो शीट, बैलेंस शीट एंड अपना ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। ये भी ये मतलब 1 2 3 4 5 तो डॉक्यूमेंट हो गया ना एक तरह से, तो अपना 5 क्या, तो ये तो फाइनेंशियल्स हो गया एंड ऑडिटेड रिपोर्ट, ठीक है। फिर अपना क्या है टैक्स इंटरेस्ट पेबल अंडर 140A अगर नहीं पे किए हम लोग, पहले क्या होता था तो डिफेक्टिव बोल दिया जाता था रिटर्न को, बट अपना अब वो चीज़ नहीं है, अगर 140A का सेल्फ असेसमेंट टैक्स हम लोग नहीं पे किया तो भी वो अपना डिफेक्टिव रिटर्न नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्या होता है AO कंसिडर्स द रिटर्न इज डिफेक्टिव देन ही शैल इंटीमेट द डिफेक्ट, उसको बताना पड़ेगा कितने दिन में, 15 दिन के अंदर अंदर, प्लस एक्सटेंशन मांगेगा एसएससी तो एक्सटेंशन दे देगा, उसको ठीक करके देना पड़ेगा, जब से इंटीमेशन मिला है एसएससी को, एसएससी 15 दिन प्लस इंटीमेशन एक्सटेंशन के साथ साथ उसको ठीक करके दे देगा, एंड अगर एसएससी रेक्टिफाई नहीं किया है तो अपना रिटर्न अपना डीम्ड गलत मान लिया जाएगा, एंड फिर मान लिया जाएगा कि ही हैज़ नॉट फाइल्ड अ रिटर्न, ठीक है। डिफेक्टिव है अगर 15 दिन के बाद कर देता है बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, तो फिर AO कंडोन कर सकता है, उसको ट्रीट कर सकता है वैलिड रिटर्न, ठीक है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट हो गया तो भैया कुछ नहीं हो सकता उसका। अच्छा ये अपना आधार का कोड करने का कंपलसरी है, आधार किसको कोड करेंगे, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है ये, किसको, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और प्रिंसिपल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स बाई 31 मार्च 2021, उसके इतना डेट तक अपने को आधार कोड करना पड़ेगा, तो अब जिसको पैन है उसको आधार नंबर कोड करना पड़ेगा वहाँ पे, अगर नहीं किया तो उसका पैन जो है पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, देखो यहाँ पे आएगा ये फेलियर टू इंटीमेट आधार
क्या हो गया, उसका पैन इन ऑपरेटिव हो गया विद इफेक्ट फ्रॉम 31/3/2021। अब पैन इन ऑपरेटिव होने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो अपने ये देखते हैं कि किसको किसको नहीं होगा, किसको एग्जेम्पशन है। देखो कोई अपना पर्सन रिसाइडिंग इन द स्टेट्स ऑफ असम हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया एंड मेघालय, असम जम्मू कश्मीर एंड मेघालय, असम जम्मू कश्मीर मेघालय, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड फिर नॉन रेसिडेंट हो गया, उसके पास तो पैन है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 80 ईयर्स से ऊपर का कोई हो गया सुपर सीनियर सिटीजन, उसको भी अपने को दरकार नहीं है एट एनी टाइम, ठीक है। एंड नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया है, चाहे उसके पास पैन हो, आधार हो, कोई भी हो, बट उसको दरकार नहीं रहेगा अपना कोड करने का, उसके लिए एग्जाम्पशन, ठीक है। तो 1 2 3 4 एग्जाम्पशन हो गया, कौन कौन सा, असम जम्मू कश्मीर वाला, मेघालय पर्सन रिसाइड अगर इन सब स्टेट्स में हो रहा है, या फिर नॉन रेसिडेंट एज पर इनकम टैक्स अगर कोई है, या फिर अपना विद द एज ऑफ 80 ईयर्स ऑफ मोर का कोई पर्सन है, या फिर अपना नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब अपना पैन इन ऑपरेटिव हो जाता है तो क्या होगा, इट शैल बी डीम्ड, जहाँ जहाँ उसको पैन कोट करना था ना, मान लिया जाएगा ही हैज़ नॉट कोटेड पैन, और उसको नॉन कोटिंग पैन का पेनल्टी भी लग जाएगा, जो कि 10,000 अभी आगे आएगा, नीचे ही आएगा। फिर पैन बिकम्स इनऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ आधार, अच्छा ऑपरेटिव, फिर वापस से ऑपरेटिव कब हो जाएगा, ये यहाँ तक था अपना, कब क्या होगा कॉन्सिक्वेंस, और फिर यहाँ पे आ गया, अगर अपना ओके हो गया तो फिर अपने क्या करेंगे, ठीक है। ऑपरेटिव होने से जिस डेट पे वो अपना आधार कोड किया उस डेट से ऑपरेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये अपना उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर हाँ, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ पैन, नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ पैन। अब नॉन कंप्लायंस किसको किसको मानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन में 10,000 इज नॉट इंपॉर्टेंट, इस सेक्शन में कब कब अपना पेनल्टी माना जाएगा, मतलब क्या हो रहा है, या तो पैन कोट नहीं किया, ठीक है, या पैन या आधार दोनों में से कुछ भी था, अच्छा सॉरी यहाँ अप्लाई था, यहाँ पे पैन या आधार कुछ भी कोट नहीं किया, अप्लाई नहीं किया पैन के लिए, उसको करना था, एंड कोट नहीं किया। अब अगर किया है कोट तो वो इनकरेक्ट कोट कर दिया है, ठीक है, फेलियर टू कोट करेक्ट, ठीक है। अब ऑथेंटिकेट नहीं किया पैन या आधार, जो पर्सन को मिला है ना, जिसको मिला है फर्निशर हु बाय द एसएससी हु फर्निशर, एक सेकेंड, यहाँ ये दोनों जो है ना, ये दोनों है हमारे क्या बोलते हैं ऑथेंटिकेशन को लेके। कौन ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो दे रहा है फर्निश कर रहा है, वो अगर ऑथेंटिकेट नहीं किया है तो उसके ऊपर भी पेनल्टी है, एंड जो रिसीव कर रहा है उसको भी ऑथेंटिकेट करने का ड्यूटी होता है, वो अगर नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर भी पेनल्टी है, सेम पेनल्टी 10,000। तो अपना अल्टीमेटली 5 तो यहाँ पे फेलियर्स हो गया, ठीक है ना, सेक्शन 272B में। फिर नेक्स्ट अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स में तो सिंपल है, जो अपना नॉर्मल ऑफिस में करते हैं सेम चीज़ है। सबसे पहले इनकम टैक्स गया, इंटरेस्ट अपना ABC का तीनों आ गया, 234F का फीस है, ये ध्यान रखना, ये वाला इंटरेस्ट होता है ABC का, एंड F का फीस होता है। रिलीफ अपना 1998 DTA वगैरह का है, ये अपना मैट AMT का एडजस्टमेंट है, TDS TCS एडवांस टैक्स, ठीक है। अब रिलीफ अंडर 89 अपना सैलरी से है शायद रिलेटेड, देखना पड़ेगा क्या है, आई डोंट रिमेंबर। एंड फिर अपना ठीक है, हाँ, फिर अपना ये इंपॉर्टेंट है ESOPs के रिलेटेड मेरा एक ऑडियो अपलोडेड है, वो देख लेना। फिर इन केस ऑफ अ स्टार्टअप एम्प्लॉय का ESOPs का एक जो भी अपना टैक्स इंटरेस्ट है, जो कि अपना करेंटली क्या हो गया, वो अपना डेफर हो गया है, कि वो एक पर्टिकुलर टाइम आता है, स्पेसिफाइड पीरियड से लेके 14 स्पेसिफाइड डेट से लेके 14 दिन के अंदर अंदर टैक्स TDS एंड उसका टैक्स पेमेंट, इसका क्या चीज़ डेफर हुआ है, खाली TDS एंड टैक्स पेमेंट का लायबिलिटी, ये दोनों डेफर हो गया, तो वो जिस डेट पे पड़ता है उस डेट पे अपने को देखना पड़ेगा, तो ये भी अपने यहाँ पे लेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स तो हो गया। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर अपना शॉर्ट है तो अपने सबसे पहले किसके लिए जाएगा, 234F के लिए जाएगा, 234F फीस ऑफ 234F, फिर इंटरेस्ट ऑफ 234 ABC, ठीक है, फीस गया, इंटरेस्ट गया, सबसे पहले तो फीस गया 234F, फिर गया इंटरेस्ट अंडर 234 ABC, एंड देन बैलेंस कुछ बच जाता है तो अपना इनकम टैक्स के लिए जाएगा, ठीक है, ये हुआ। फिर अपना एसएससी फेल्स टू पे होल और पार्ट ऑफ द टैक्स अंडर 234F, तो उसको डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट, क्योंकि एसएससी इन डिफॉल्ट अभी तक अपने मानते थे किस लिए होता था, इंटरेस्ट एंड टैक्स, बट यहाँ पे फीस के लिए भी अलग से बता दिया, ठीक है, फीस भी अपना सेम बात रखे। ये अपने वही परक्यूसेट के लिए डेफरमेंट का कुछ एक तो छोटा सा ये डाल दिया था, जिससे कि रेफरेंस मिल जाए। अच्छा, रिटर्न shall be verified according to the provisions of section 140 where the respect of the company in application of the corporate insolvency resolution process has been admitted by the adjudicating authority, ठीक, that's it।